गोविंद राय सर की वो पहली क्लास याद है जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा बदल दी, वरना हम भी उस भेड़ चाल का हिस्सा होते। गेट एस्पिरेंट से मेरा ये बोलना है, किसी भी एग्ज़ाम में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो कुछ करने के माहौल में होते हैं और दूसरे वो जो केवल भीड़ का हिस्सा होते हैं। आपको इस भीड़ से दूर रहना है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेल कोलमैन साइकिल, बेल कोलमैन साइकिल और इसके लिए मैंने आपको कहा था टू फाइंड आउट द सीओपी इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर रेशियो। तो निकाला था आप लोगों ने? यस सर। चलिए, वेरी गुड। चलिए, यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करना है सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर क्या हुआ? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नेट। कितना मिल रहा है यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? S1 minus S4 into T2। क्या बात कर रहे हो यार, गलत है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ पे कौन से प्रोसेस में मिल रहा है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वहां पे मिलता है जहां पे एंट्रोपी बढ़ती है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल्स टू Q14। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरे को मिला CP T1 माइनस T4। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरे को मिला CP T1 माइनस T4। व्हाट इज W नेट? W नेट कितना मिल रहा है हमको? व्हाट इज W नेट बच्चों? 1। W नेट कितना मिल रहा है? नेटवर्क सर नेट एरिया जो मतलब नेट एरिया कहाँ enclosed चले जाते हो यार आप लोग? नेटवर्क मतलब क्या हुआ? कंप्रेसर वर्क ज्यादा, कौन सा कंप्रेसर वर्क माइनस टरबाइन वर्क। टरबाइन वर्क। तो नेटवर्क क्या मिला? CP T2 माइनस T1 माइनस CP टरबाइन वर्क T3 माइनस T4, T3 माइनस T4। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या मिलेगा मेरे को? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दैट इज T1 माइनस T4 divided by network that is T2 minus T1 minus T1 minus T3 minus T4, or I can write it T1 minus T4 इसको मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। तो इसको अगर मैं T1 माइनस T4 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को? 1 अपॉन T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T4 माइनस 1।
So that is the COP of the refrigerator. ये मेरे को मिला COP ऑफ रेफ्रिजरेटर. इसको मेरे को कन्वर्ट करना है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है RP के टर्म पे. T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय T1 minus T4 minus 1. Now, from the process 1 to क्या है? Isentropic process. Process 1 to is an isentropic process. तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे? T2 by T1 is equals to P2 by P1 to the power gamma minus 1 upon gamma. So that comes out to be RP to the power gamma minus 1 upon gamma. Similarly, I can show that T3 by T4 is again nothing but RP to the power gamma minus 1 upon gamma. T3 by T4 is again can be written as P4 by P1 to the power gamma minus 1 upon gamma. तो यहां से मेरे को रिलेशन मिला T2 by T1 is equals to T3 by T4, or I can write it T2 by T3 is equals to T1 by T4. तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन, यहां से मैंने T3 को कॉमन निकाल लिया, T3 को कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया आपका T2 बाई T3 माइनस 1, और यहां से मैंने T4 को कॉमन निकाल लिया तो बच गया T1 बाई T4 माइनस 1 माइनस 1. सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं तो मेरे को मिल रहा है COP इज इक्वल्स टू T3 by T4 minus 1. The COP of the refrigerator is 1 upon T3 minus T4 minus 1. COP of refrigerator is equals to 1 upon T3 by T4 minus 1. So COP of refrigerator as a Bell-Kuhlmann cycle will become T3 by T4 is known as RP to the power gamma minus 1 upon gamma minus 1. So what will be the effect on the pressure, sorry, the COP if the pressure ratio increases? अगर प्रेशर रेशियो इंक्रीज होगा तो COP पर क्या असर पड़ेगा? प्रेशर रेशियो जितना इंक्रीज होगा उतना हमारा COP जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. राइट, वेरी गुड. चलिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले अपन. चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए. इन एन एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम, air enters the compressor at 0.1 MPa, 4 degrees centigrade, and is compressed to 0.3 MPa with an isentropic efficiency of 72%. After being cooled to 55 degrees centigrade at constant pressure, in a heat exchanger,
The air then expands in turbine to 0.1 MPa with an isentropic efficiency of 78%. The low temperature air absorbs a cooling load of 3 Tr before entering the compressor. Which is driven by the turbine. Determine the COP of the refrigerator. The driving power required. And the air mass flow rate. Also determine COP and mass flow rate if all the processes are रिवर्सिबल। तो पहले आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले आप मान लीजिए कि सारी अभी आपको दिया है टरबाइन और कंप्रेसर का एफिशिएंसी दिया है 78 और 72%। पहले आप उसको रिवर्सिबल मान लीजिए, यानी कि 100% एफिशिएंसी ले लीजिए, और उस एफिशिएंसी के लिए पहले आप सीओपी और मास फ्लो रेट को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पार्ट में फिर आप जो एक्चुअल आपको एफिशिएंसी दिया है उसके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड हियर यू हैव टू टेक 1 TR इज इक्वल्स टू, जस्ट अ मिनट ना, हाँ 1 TR आपको लेना है यहाँ पे। हियर यू हैव टू कंसीडर 1 TR इज इक्विवेलेंट टू 14,000 किलोजूल पर आवर। 1 TR इज इक्वल्स टू 14,000 किलोजूल पर आवर। तो पहले आप आइडियल प्रोसेस के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन रियल प्रोसेस के लिए। तो 10 मिनट का टाइम आप लोग ले लीजिए टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बना बच्चों? पार्ट 1 हो गया यार। पार्ट 1 तो बहुत सिंपल है, इतना टाइम लगेगा नहीं। इधर देखो, चलो पहले क्या बोल रहा है कि सारी प्रोसेसेस अगर रिवर्सिबल हैं, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली सीओपी कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर सारी प्रोसेसेस रिवर्सिबल है तो सीओपी क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई आरपी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। यही फॉर्मूला निकाले थे ना अपन। अगर सारी प्रोसेसेस रिवर्सिबल थी तो सीओपी मेरे को मिला था 1 डिवाइडेड बाई आरपी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। यहां पे प्रेशर रेशियो कितना है, व्हाट इज द प्रेशर रेशियो?
3. हाँ, यहाँ पे आफ्टर कंप्रेशन मेरे को मिल रहा है 0.3 MPa और आफ्टर एक्सपांशन मिल रहा है 0.1 MPa। तो आरपी मेरे को मिल गया 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1, सो दैट इज इक्वल टू 3। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ आरपी इक्वल टू 3 एंड यू विल गेट द सीओपी ऑफ द आइडियल साइकिल। कितना आ रहा है? 2.712. कितना आ रहा है? पॉइंट 2 point. 2.71। 2 point. हाँ 2.7. 2.7 पक्का। हाँ सर. आरपी टू द पावर ये तुम्हारा हो गया 3 और ये इसके ऊपर गया 2.7 आ रहा है श्योर? हाँ सर, 2 बार चेक किया, मेरे को भी डाउट आ रहा था, मैं भी 2 बार चेक किया. ठीक है, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर मेरे को मिल गया 2.7। अभी इसके बाद मेरे को क्या निकालना है? इसके बाद आई हैव टू कैलकुलेट द सीओपी एंड द मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट कैसे निकलेगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरे को दिया हुआ है 3 TR और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा? मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय सीपी इंटू 1 2 3 1 2 3 4। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो मेरे को 4:1 मिल रहा है। क्या हो जाएगा? सीपी T1 माइनस T4, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा टेम्परेचर मेरे को दिया है और कौन सा टेम्परेचर मेरे को कैलकुलेट करना है। इन एन एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम एयर एंटर्स द कंप्रेसर एट 0.1 MPa एंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या दिया है ये? ये 0.1 MPa और 4 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सी पोजीशन का, कौन से स्टेट का कंडीशन दिया? T1 T1 मेरे को मिल गया 277 केल्विन। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। एंड इज कंप्रेस्ड टू 0.3 MPa विद एन आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ 72% आफ्टर बीइंग कूल्ड टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ का टेम्परेचर है? T3. स्टेटमेंट को पूरा पढ़ते हैं। With an isentropic efficiency of 72% after being cooled to 55 degrees centigrade at constant pressure in a heat exchanger, the air then expands in a turbine to 0.1 MPa। तो ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ का टेम्परेचर हमको दिया हुआ है? सर T3 होगा ना? T3. राइट, दैट इज T3। आफ्टर कूलिंग यहाँ पे देखो 2 से 3 के बाद जो है वो कूलिंग हो रही है, तो कूलिंग के बाद मेरे को जो टेम्परेचर मिल रहा है दैट इज T3 एंड T3 इज इक्वल्स टू 55 यानी कि हो गया तुम्हारा 273 233 328. 220 328 केल्विन। ठीक है, अब T3 बाई T4 इज इक्वल्स टू RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा वैल्यू ऑफ T4 एंड T4 इज इक्वल्स टू 239.63 केल्विन, राइट। चलिए तो अभी अपन आइडियल साइकिल के लिए निकाल सकते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है 3 TR यानी कि 3 इंटू 14,000 डिवाइडेड बाय 3600 equals to mass flow rate of air into Cp into 277 minus 239.8। तो यहाँ से मेरा आ गया मास फ्लो रेट ऑफ एयर कितना आया? 0.309. 0.309। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्चुअल साइकिल की।
अब बात कर लेते हैं हम एक्चुअल साइकिल की। वन टू थ्री फोर, दैट इज द आइडियल साइकिल। एक्चुअल साइकिल में क्या चेंज होगा? सर 2 लेफ्ट साइड आ जाएगा, सर राइट साइड, 2 राइट साइड हो जाएगा। जो है वो एक्चुअल आउटपुट पॉइंट जो है वो मेरे को 2 डैश मिलेगा, 2 डैश मिलेगा। और 4 की जगह क्या मिलेगा? 4 4 डैश कहाँ मिलेगा? 4 के लेफ्ट में या राइट में? 4 राइट में ही होगा। 4 के राइट में ही मिलेगा 4 डैश। अब मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा काम क्या आ गया? मेरे को अब कैलकुलेट करना है T2 डैश और T4 डैश, राइट? तो T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू T3 बाई T4, T3 बाई T4। अब यहाँ पे बच्चों आप T1 आपको मालूम है, T3 आपने निकाल लिया, T3 भी आपको दिया हुआ था और T4 आप कैलकुलेट कर चुके थे, तो डायरेक्टली यहाँ से आप T2 कैलकुलेट कर सकते हो। क्या वैल्यू आ रही है T2 की? 379.14। आ रहा है 379.14। 379.1 केल्विन मेरे को मिल गया T2। तो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट T2 डैश। तो T2 डैश कैसे निकलेगा? कंप्रेसर एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 डैश माइनस T1। तो यहाँ से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ T2 डैश। कितना आया T2 डैश? 418.86। 418.86 केल्विन। अब मेरे को चाहिए T4 डैश। तो टरबाइन एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? T3 माइनस T4 डैश डिवाइडेड बाय T3 माइनस T4। So from here I will get the value of T4 dash. आया T4 dash? 259.07। चेक कर लेता हूँ मैं। 250 259.07। 259.07 केल्विन। चलिए जी, तो अब सारे टेम्परेचर मेरे को निकल गए हैं, तो अब प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किलोजूल पर केजी में। तो कितना मिल रहा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किलोजूल पर केजी में? दैट इज सीपी क्या हो जाएगा? सर उसमें भी मास निकालना पड़ेगा ना? पर केजी में निकाल लो ना, मास बाद में निकाल लेना। किलोजूल पर केजी में कैलकुलेट कर लो ना। किलोजूल पर केजी में कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? सीपी T1 माइनस T4 डैश, राइट? कितना आया? 18.01। 18.01 यूनिट किलोजूल पर केजी होगा। किलोजूल पर केजी। वेरी गुड। चलो अब मेरे को चाहिए डब्ल्यू नेट। तो डब्ल्यू नेट वुड बी टर्बाइन सॉरी कंप्रेसर वर्क माइनस द टर्बाइन वर्क। सो दैट इज CP T2 डैश माइनस T1 माइनस CP T3 माइनस T4 डैश। तो यहाँ से मेरे को डब्ल्यू नेट मिल गया किलोजूल पर केजी में। कितना आ रहा है? 73.29। 73.29 किलो जूल पर केजी। तो बच्चों अब यहाँ पे मेरा COP कितना आया? RE डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नेट कितना आ गया? 0.245। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यूजुअली सिर्फ एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन को छोड़ के बाकी किसी जगह पे हम
एयर रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते थे? सिर्फ एयर रेफ्रिजरेशन को छोड़ के बाकी कहीं पे, सॉरी, सिर्फ एयरक्राफ्ट को छोड़ के एयर रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल कहीं नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? सर उसमें इंजन से अपन करते तो उसमें बाकी वर्क जगह कम क्यों नहीं लगता है। करते? ये मैंने बोला था ना कि सबसे प्योर एनवायरनमेंट में सबसे लेस इफेक्टिव, सॉरी लेस पॉल्यूटेड मेथड जो है वो एयर रेफ्रिजरेशन है। तो एयर रेफ्रिजरेशन को हर जगह सीओपी क्यों कम नहीं होता है इस्तेमाल ना करते? हाँ, उससे। देखो कितना कम सीओपी आ रहा है, कितना कम सीओपी आ रहा है। नॉर्मली आप जब भी सीओपी देखोगे, सीओपी हमेशा 1 से ऊपर आता है, लेकिन एयर रेफ्रिजरेशन के केस में आप सीओपी देखो कितना कम आ रहा है, 0.24। तो चूंकि इसका सीओपी बहुत कम होता है, हेंस हम लोग प्रैक्टिकल पर्पसेस में एयर रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एयर रेफ्रिजरेशन जो है वो सबसे कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है, लेकिन पॉल्यूशन तो कम क्रिएट करता है, लेकिन इसका सीओपी भी बहुत ही कम होता है। इसलिए एयर रेफ्रिजरेशन का हम प्रैक्टिकल साइकिल में इस्तेमाल नहीं करते। प्रैक्टिकली वी यूज द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। चलिए, अब और क्या निकालना था इसमें मेरे को? Assuming air to be the ideal gas, determine the COP of the refrigerator. The driving power required. ड्राइविंग पावर रिक्वायर्ड। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरे को कितना चाहिए? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरे को चाहिए 3 TR। सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 14,000 डिवाइडेड बाई 3600 किलोवाट। कितना आया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट्स इन किलोवाट? इलेवन 11.67। तो जो मेरे को इनपुट पावर चाहिए वो मेरे को लगेगी 11.6 किलो वाट, राइट? सॉरी, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, इनपुट पावर नहीं है। 11.6 किलो वाट आ रहा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, है ना? हाँ सर। तो इनपुट पावर कितनी लगेगी? डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू आर ई डिवाइडेड बाई सी ओ पी। सो दैट इज 11.6 divided by 0.24, so that is equal to 40 48.625। 48.62। 48.6 किलो वाट। अभी मेरे को निकालना था मास फ्लो रेट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरे को मिल रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरे को मिल रहा है 18.01 किलो जूल पर केजी। इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किलो जूल पर केजी को किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। टाइम से डिवाइड किलोवाट करेंगे तो में क्या हो जाएगा? किलो जूल पर केजी पर सेकेंड। तो किलोवाट तो नहीं हुआ। और मल्टीप्लाई कर देंगे केजी से और वेट से। तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिला। इसको अगर मैं मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दूं 18.01 को, मास फ्लो रेट क्या हो गया? केजी पर सेकेंड। तो अगर मैं इसको केजी पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो व्हाट आई विल गेट द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन किलोवाट, एंड दैट इज 11.6 किलोवाट। तो यहाँ से हम अब मास फ्लो रेट निकाल सकते हैं। एम ए इज इक्वल्स टू 11.6 डिवाइडेड बाई 18.01। कितना आया? 0.644। 0.644। बरसात का टाइम है, पानी तो गिरता ही रहेगा। और ऑनलाइन पढ़ना और ऑफलाइन पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है बच्चों। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये बात समझ में, कुछ लोग ठीक है तो पानी गिरता रहेगा, पानी से आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, क्लासेस अटेंड करिए, बहुत कम टाइम बचा है बच्चों। और मैं आपको अभी भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अभी भी अगर आप ईमानदारी से लग जाओ तो आप आसानी से गेट क्रैक कर लोगे।
कंपटीशन गेट में बहुत कम होने वाला है इस साल। तो बचा हुआ जो 3-4 महीने का टाइम है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लो। रेगुलर क्लास में आओ, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको बुलाओ, थोड़ा सा क्लास में एम्बियंस क्रिएट करो। चलो अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है VCR दैट आई वांटेड टू स्टार्ट टुडे, बट आई अज्यूम कि कल आप लोग आएंगे, और जो आप लोग के दोस्त नहीं आए थोड़ा फ़ोन वोन लगाओ, उनको बोलो क्लास अटेंड करें यार, क्लास अटेंड करें। कल से हम लोग VCR स्टार्ट करेंगे। और आप लोग कोशिश नहीं करो यार, आपको आना ही है, ऑफलाइन में आना है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत अंतर हो जाता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत अंतर हो जाता है। सो आई अज्यूम कि कल से आप लोग ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे। किसी कारण से कभी कोई ना अटेंड कर पाए तो अलग बात है, लेकिन वैसे आपको ऑफलाइन ही आना है। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चे का फेस देख लेता हूँ, मेरे को अपनी स्पीड समझ में आती है। जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस पेज पे जा रहा हूँ, राइट। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग काइंडली ऑफलाइन क्लासेस में आइए, और कल फिर अपन VCR चालू भी करेंगे, और कल VCR अपन एंड भी करेंगे। 2-3 घंटे की क्लास होगी, तो कल आप लोग को आना है। कल अपन VCR साइकिल स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं।